हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी को अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आईटीटी आइकन में। दोस्त, आज की वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के मस्ट ट्रिविया क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगा। और इसके पहले हमने दो वीडियो बना चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो वीडियो हमारा रहेगा ये पार्ट 3 रहेगा। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले वॉच कर लें, तब जाकर ये जो आज की वीडियो यानी पार्ट 3 समझ में आएगी। ठीक है, तो हमने पार्ट 1 में 20 क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। पार्ट 2 में भी हमने 20 से लेकर 40 तक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, और आज की वीडियो में यानी 40 के बाद के क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव पूर्ण हुआ, या फिर किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ या फिर पूरा हुआ। तो ऑप्शन दिया है सेडाओ का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध, सेडान का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो था जर्मनी का एकीकरण जो था, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सेडाओ के युद्ध। जर्मनी का एकीकरण जो था सेडाओ के युद्ध के बाद ही हुआ था। यहाँ लिख दे रहे हैं, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था, जर्मनी का एकीकरण एकीकरण हुआ था, ये हुआ था सीडान के युद्ध के बाद। सीडान या फिर कहें तो सेडान, दोनों एक ही बात है, एक ही देश का नाम है सीडान और सेडान। ये जो युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में, और इसी युद्ध के बाद जर्मनी का क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेडान का युद्ध। ठीक है, या फिर कहें तो सीडान का युद्ध, बात एक ही है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी और इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ, यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। ऑप्शन दिया है 1870 में, 1871 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। तो ये जो जर्मनी और और इटली इन दोनों देशों का एकीकरण जो हुआ था, ये हुआ था 1871 ईस्वी में। कब हुआ था, 1871 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि भी 1871 ईस्वी में हुआ था, और फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही ये जो जर्मनी है, जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का साम्राज्य, या फिर कहें तो यहाँ होगा गणराज शासन स्थापित हुआ। तो 1830 ईस्वी के यानी 1830 में फ्रांस में क्या हुआ था, फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, 1830 में फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के बाद फ्रांस में शासन स्थापित हुआ था। यानी ऑप्शन दिया है सामाजिक शासन, जंतु शासन, संवैधानिक राजतंत्र, या फिर संघीय शासन व्यवस्था। तो इस युद्ध के बाद यानी कि 1830 ईस्वी की जो कहें तो गृह युद्ध हुआ था फ्रांस में, इस युद्ध के बाद या फिर कहें तो इस विद्रोह के बाद फ्रांस में संवैधानिक, कौन सी, संवैधानिक राजतंत्र जो है, संवैधानिक राजतंत्र का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक है, तो हम राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया है, बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था। ये जो बिस्मार्क था ये कहाँ का चांसलर था। ऑप्शन दिया है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रसा तथा इटली। ठीक है, तो ये जो था बिस्मार्क जो था ये था ऑस्ट्रिया का चांसलर। कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का
चांसलर था। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन, सॉरी, बिस्मार्क जो था ऑस्ट्रिया का नहीं होगा, ऑस्ट्रिया का तो मेटरनिक था। ठीक है, ये जो था फ्रांस का, प्रसा का चांसलर था। कहाँ का था? ये था, ये ये जो था, सॉरी, ये प्रसा का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? प्रसा का चांसलर। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था कौन? मेटरनिक। यहाँ वो भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे मेटरनिक देता है, कहीं कहीं पे मेटरनिक देता है। ठीक है, तो ये जो था बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? हमारा प्रसा का चांसलर था। ठीक है, सॉरी, ये जो था मेटरनिक जो था, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ये था ऑस्ट्रिया का। यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ भी लिख दे मेटरनिक। कहीं कहीं पे मेटरनिक, कहीं कहीं पे मेटरनिक रहता है, तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का। और ये जो था, ये बिस्मार्क, बिस्मार्क कहाँ का चांसलर था? ये प्रसा का चांसलर। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन दिया, अभियंता था, नाटककार था, या फिर कूटनीतिज्ञ था, या कवि था। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बिस्मार्क जो था, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर तो था ही। ठीक है, साथ साथ में ये बहुत ही बड़ा एक कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ था। ठीक है, क्या था? कूटनीतिज्ञ था। यानी हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये क्या था? कूट कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जलवेरिन, जलवेरिन से किसको लाभ हुआ? जलवेरिन एक प्रकार का संस्था था जो व्यापारियों के हित के लिए, हित के लिए ये स्थापित की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं जलवेरिन, ऐसे होगा। ये जो जलवेरिन था एक ऐसी संस्था थी, जलवेरिन एक एक जलवेरिन एक प्रकार का संगठन था। क्या था? संगठन था जो व्यापारियों के हित के लिए था। किसके लिए था? व्यापारियों की हित के लिए था, हित के लिए था। अब ये जो था, कह रहा है जलवे राइन जो था, ये जो जलवे राइन था, जलवे राइन से किसको ज्यादा मुनाफा हुआ या लाभ हुआ? तो ज्यादा ऑप्शन दिया है रूस को, जर्मनी को, फ्रांस को, या ऑस्ट्रिया को। तो ये जलवे राइन जो संस्था थी, ये तो व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, लेकिन कह रहा है इससे किसको लाभ हुआ? किस देश को लाभ हुआ? रूस को हुआ, जर्मनी को हुआ, फ्रांस को हुआ, कि ऑस्ट्रिया को हुआ? इसको सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ, जर्मनी को हुआ। क्योंकि जर्मनी को इस वजह से लाभ हुआ क्योंकि ये जो जर्मनी है, जर्मनी में मान लीजिए यहाँ पर क्या है, उत्तर हो गया, ए हो गया, दक्षिण हो गया, आपका ए मान लीजिए आपका क्या हो गया, पूरब हो गया, ए क्या हो गया, पश्चिम हो गया। तो पहले ऐसा नहीं था। इस व्यापार जलवायु आयन की स्थापना से पहले व्यापारी इधर ये जो था उत्तर के नहीं दक्षिण में आ सकते थे, और दक्षिण के व्यापारी नहीं उत्तर में जाकर व्यापार कर सकते थे। कहने का मतलब है एक आंतरिक आंतरिक कर लगाया गया था। ठीक है, इस वजह से व्यापारी जो थे अपने सीमित स्थान को छोड़कर बाहर बाहर से अपना व्यापार संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। ठीक है, लेकिन जब से ये रेलवे लाइन संस्था स्थापित हुई, उसके बाद से क्या हुआ, पूरी तरह से जर्मनी में छूट दे दी गई कि जो भी व्यापारी है वो कहीं से भी जाकर के अपना व्यापार संबंध स्थापित कर सकते हैं, या फिर संबंध जो था व्यापार है पूरा अच्छी तरीके से अपने कर सकते हैं। ठीक है, तो जब उत्तर के व्यापारी इधर दक्षिण में आकर व्यापार करने लगे, और दक्षिण के व्यापारी उत्तर में जाकर व्यापार करने लगे, और इधर पश्चिम के व्यापारी पूर्व में जाकर व्यापार करने लगे, इस वजह से ये जो था पूरी तरह से यहाँ पर क्या था, एक दूसरे का मत मिलने लगा, एक दूसरे की विचारधारा मिलने लगती। और जब विचारधारा मिलने लगती है तो देखिएगा क्या होता है, राष्ट्रवाद की जो ये राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है, और राष्ट्रवाद जैसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से जलवी राइन जो संस्था थी, इससे ज्यादा किसको मुनाफा हुआ, तो जर्मनी को हुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है मरियन, कहीं कहीं पर मरियन देता है, कहीं कहीं मरियन देता है। मरियन जो है किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ये जो मरियन था किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था? ऑप्शन है इटली, जर्मनी, फ्रांस, या फिर रूस।
तो ये जो था, ये फ्रांस देश का क्या था, एक राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ठीक है, ये मरियन था, मरियन का था, ये फ्रांस देश का क्या था, फ्रांस का राष्ट्रवाद का प्रतीक था। ठीक है, क्या था, फ्रांस के राष्ट्रवाद का क्या था, प्रतीक था। ठीक है, क्या था, प्रतीक था। चलिए, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन है हमारा, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन दिया 1840 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1815। हुआ ये था कि वाटरलू का जो युद्ध था, ये हुआ था 1815 ईस्वी में, लेकिन ये जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था नेपोलियन के बीच, और नेपोलियन और एक तरफ कौन थे, मित्र राष्ट्र। कौन थे, मित्र मित्र, एक तरफ कौन थे, मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे, आपका इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, आपका जर्मनी आ गया, इसमें प्रसा भी इसका साथ दे दिया, ये जो प्रसा है, प्रसा भी साथ दे दिया, और रूस, रूस भी क्या था, मेन तो रीजन रूस ही था, क्योंकि जो नेपोलियन बोनापार्ट जो था, इसने रूस पर क्या कर दिया था, इसने रूस पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। अब इस रूस ने हेल्प मांग ली इस सबसे, यानी मित्र राष्ट्रों से हेल्प मांग ली, इसने इसकी मदद कर दी, और नेपोलियन बोनापार्ट को 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में, यहाँ दिया है, वाटरलू के युद्ध में पूरी तरह क्या करता है, पराजित कर देता है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1815। यानी वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, तो 1815 में। हमने कहानी बता दिया कि ये जो युद्ध था, वाटरलू का युद्ध, नेपोलियन और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे, इंग्लैंड था, जर्मनी था, फ्रांस था, रूस था, और भी देश थे। ये सब मिल करके क्या किया, नेपोलियन की शक्ति को छीन कर दिया, इनकी प्रभाव था फ्रांस से खत्म कर दिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम राइट ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट जो एक आंदोलन था, ये कहाँ हुआ था, तुर्की में, इंग्लैंड में, यूनान में, ऑस्ट्रिया में। तो ये जो चार्टिस्ट आंदोलन था, चार्टिस्ट चार्टिस्ट आंदोलन जो था, ये हुआ था आपके 17वीं शताब्दी में। कब हुआ था, 17वीं शताब्दी में आंदोलन हुआ था, और ये आंदोलन हुआ था आपका, ये आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी कि राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध वाटरलू के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। हमने पिछले क्वेश्चन में इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, फिर से आ गया हमारा क्वेश्चन, वाटरलू के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो जो वाटरलू का युद्ध था, यहाँ हम फिर से लिख दे रहे हैं, वाटरलू, वाटरलू का जो युद्ध था, का युद्ध, ये आपके लड़ा गया था 1815 ईस्वी में। ठीक है, कब लड़ा गया था, 1815 ईस्वी में, जिसमें एक तरफ क्या था, एक तरफ नेपोलियन था, कौन था, नेपोलियन था, और दूसरी तरफ कौन थे, मित्र राष्ट्र थे। यानी नेपोलियन मित्र राष्ट्र में जैसे मान लीजिए रूस था, ठीक है, इंग्लैंड वगैरह था। ठीक है, इसलिए हमने क्वेश्चन में इस चीज को भी एक्सप्लेन कर दिया है। इंग्लैंड था, प्रसा था, प्रसा था, और भी सारे देश थे। ठीक है, इसने क्या किया, इसने इस सब मिल करके क्या किया, नेपोलियन को बुरी तरह से हरा दिया। किस युद्ध में हराया था, वाटरलू के युद्ध में। तो कह रहा है वाटरलू के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो ऑप्शन दिया मेटरनी की, बिस्मार्क की, नेपोलियन की, लुईस सुलावा की। तो किसका हुआ था, नेपोलियन की क्या हुई थी, पराजय हुई थी, यानी बुरी तरह हार हुई थी। और इसी युद्ध के बाद नेपोलियन का जो साम्राज्य था, या फिर कहें तो नेपोलियन का जो शासन का वागडोर था, फ्रांस पर से समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। किसकी पराजय हुई थी, नेपोलियन की हुई थी। ठीक है, हमने बता दिया क्यों था, क्योंकि इसने अटैक कर दिया था किस पे, रूस पे, और रूस ने हेल्प मांग ली इन मित्र राष्ट्रों से। ठीक है, और इन्हें इसका सपोर्ट कर दिया। उसके बाद
चारों मिलकर के इसको बुरी तरह क्या कर दिया, हरा दिया, पराजित कर दिया। ठीक है, जो कहाँ पे युद्ध हुआ था, वाटरलू में हुआ था, जिसका नाम इसी वजह से इसका क्या नाम पड़ गया, वाटरलू का युद्ध। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो नेपोलियन बोनापार्ट की हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वियना सम्मेलन कब हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था, बहुत ही बीबीआई मस्ट क्वेश्चन से, कौन सी, वियना की सम्मेलन। अब वियना जो सम्मेलन था, इसी को वियना को कहा जाता है वियना कांग्रेस, या फिर इसी को कहा जाता है वियना की संधि। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, वियना की संधि कहा जाता है। ठीक है, चलिए वियना सम्मेलन कहिए, वियना कांग्रेस कहिए, वियना की संधि कहिए। ठीक है, ऑप्शन दिया है 1829 में, 1804 में, 1815 में, 1838 ईस्वी में। ठीक है, अब ये जो था वियना कांग्रेस, या फिर कहें तो वियना कांग्रेस, वियना की संधि, या फिर वियना सम्मेलन, ये आपका हुआ था 1815 ईस्वी में। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। अब थोड़ी सी इस पे थोड़ा नजर डाल लेते हैं। ठीक है, वियना जो कांग्रेस था, इसकी स्थापना कब हुई थी, या फिर कहें तो इसकी बैठक या इसकी सम्मेलन कब बुलाई गई थी, 1815 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो था वियना, वियना में, वियना एक जगह का नाम है जो ऑस्ट्रिया का क्या था, ऑस्ट्रिया का राजधानी था। क्या था, ऑस्ट्रिया का राजधानी था। कौन था, ए, वियना ऑस्ट्रिया का क्या था, राजधानी था। किसका राजधानी था, इस वियना का। ठीक है, और यहीं पर एक संधि होता है वाटरलू युद्ध के बाद। वाटरलू युद्ध के बाद क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट को बैठा करके संधि होता है कि तुम्हारे वजह से युद्ध हुआ है, अब तुम इसकी भरपाई करोगे। क्या, क्योंकि ये जो था, जब भी कोई युद्ध होता था, युद्ध के बाद एक संधि होती थी। संधि में ये कहा जाता था, जो जो राष्ट्र जीता करते थे, या फिर जो विजित राष्ट्र होते थे, वो हारे हुए राज को, या फिर हारे हुए राजा को बैठा कर संधि करते थे, बोलते थे तुम्हारे वजह से क्या हुआ, तुम्हारे वजह से ये जो हुआ है, ये युद्ध हुआ है, तुम अब इसकी भरपाई करोगे। ठीक है, तो इसी की एवज में ये जो था नेपोलियन को क्या किया गया था, वियना में इसके साथ संधि किया गया था। संधि में क्या किया गया था, इसको फ्रांस से इसकी शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया था, और फ्रांस में शासन व्यवस्था मुख्य रूप से किसका हो गया, ऑस्ट्रिया का हो गया। ठीक है, चल, तो हाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। इन वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। राइट ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे हैं हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एड्रियानोपुल, एड्रियानोपुल लिखी में रहेगा, एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। अब जो एड्रियानोपुल की संधि कह रहा है किस देश के साथ हुई थी। ठीक है, यूनान पोलैंड के साथ, या ब्रिटेन और तुर्की के बीच, या फिर पोलैंड हंगरी के बीच, या फिर रूस और तुर्की के बीच। तो ये जो था एड्रियानोपुल की संधि जो था, एड्रियानोपुल की संधि हुआ था आपके रूस और तुर्की के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, रूस और तुर्की के बीच। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एड्रियानोपुल की संधि किस किस के बीच हुआ था, तो रूस और तुर्की के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए, और ये एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, ये भी बहुत वीआई क्वेश्चन है। ये एड्रियानोपुल की संधि यहाँ लिख दे रहे हैं 1829 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1829 ईस्वी में कहा हुई थी, एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। किस किस के बीच हुई थी, रूस और तुर्की के बीच। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरोप का पालना किसे कहा जाता है, यूरोप का पालना किस देश को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह घुमाया जा सकता है। ऑप्शन दिया है तुर्की को, यूनान को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रिया को। हाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरोप का पालना यूनान को कहा जाता है। ठीक है, यूरोप का पालना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, या फिर कहें तो जितने बड़े बड़े ये जो दार्शनिक होते थे, या स्वप्नदर्शी जो लोग होते थे, वो कहाँ से पढ़ लिख कर आते थे, यूनान से ही आते थे। वो कहाँ के निवासी होते थे, यूनान के होते थे। आपका अरस्तु देख लीजिए, अरस्तु हो गए, यहाँ लिख दे अरस्तु, इनका गुरु थे प्लेटो। ठीक है, इन्हीं के गुरु थे प्लेटो। ये भी क्या थे, ये भी यूनान के निवासी थे। हमारा इतिहास के जो जनक माना जाता है हेरोडोटस को, किसको, हेरोडोटस।
हेरोडोटस को ये भी कहाँ के निवासी थे? ये भी यूनान के ही निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? ये भी यूनान के निवासी थे। ये हमारे प्लेटो जो थे ये भी यूनान के ही निवासी थे। ठीक है, इस वजह से यूनान को यूरोप का पालना कहा जाता है, क्योंकि यूरोप जो है, यूरोप किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोप महादेश के अंतर्गत। ठीक है, हमने बता दिया यूरोप को यूरोप का पालना यूनान को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी बी हो जाएगा, यानी कि ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में गृह युद्ध कब हुए थे? ऑप्शन दिया 1804 में, 1789 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में। तो फ्रांस में कहें तो गृह युद्ध 1830 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में क्या हुआ था? फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। और इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था? फ्रांस में संवैधानिक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहेगा 18 किस युद्ध के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी? तो 1830 की गृह युद्ध के बाद, यानी फ्रांस में 1830 ईस्वी में क्या हुआ था? गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, गृह युद्ध, इसी युद्ध के बाद क्या हुआ था? वहां पर फिर से संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1830। क्या हो जाएगा? 1830, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। फ्रांस में गृह युद्ध कब हुए थे? तो 1830 ईस्वी में। चलिए, ऑप्शन जो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्यों हुआ था ये भी बता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेटरनिक का पतन कब हुआ था? चलिए, पतन का मतलब होता है पराजय। क्या होता है? पराजय, या फिर कहें तो हार। ठीक है, पराजय का मतलब होता है हार, पराजय। ठीक है, बर्बादी, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ऑप्शन दिया है, पर मेटरनी का पतन कब हुआ था? 1815 में, 1818 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। ठीक है, तो मेटरनी का जो पतन हुआ था वो मेटरनी का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि मेटरनी का जो कालकाल रहा 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी तक, ये मेटरनी का क्या रहा? शासन व्यवस्था, या फिर कहें तो इसका प्रभाव रहा। ठीक है, किसका रहा? मेटरनिक। मेटरनिक लिख देते हैं, कहीं कहीं मेटरनिक देता है, कहीं कहीं मेटरनिक देता है। ठीक है, तो कर मेटरनिक का पतन कब हुआ? तो 1848 ईस्वी में। इसका काल क्रम कब रहा ये भी हमने बता दिया, 1815 से लेकर के 1848 ईस्वी में। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1848, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? हमने पिछले क्वेश्चन में इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है संवैधानिक राजतंत्र, लोकतंत्र, संघीय शासन व्यवस्था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमने इस चीज को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया पिछले क्वेश्चन में। तो हमारा इस वजह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? यानी कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ऑप्शन दिया है रूसी क्रांति, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, या फिर फ्रांस की क्रांति, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये राष्ट्रवाद की अवधारणा जो था फ्रांस की क्रांति में देखने को मिला। ठीक है, फ्रांस की क्रांति में देखने को मिला। अब देख लेते हैं थोड़ी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उस समय यहाँ का शासक कौन था? शासक था लुई 16वां। कौन था? चलिए, लुई 16वां शासक था। और रूसी क्रांति हुई थी आपका 1917 ईस्वी में। ठीक है, उस समय वहां का शासक था जार निकोलस द्वितीय। ठीक है, और ये अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये हुआ था आपका 1775 से लेकर के 1783 ईस्वी तक। उस समय अमेरिका का शासक है तो कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे। तीनों के हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है,
वीडियो में अच्छी तरह से वॉच कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। लिख नहीं रहे, हमने बता दिया, ठीक है। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। उस समय यहाँ का शासक कौन था? शासक था जार निकोलस द्वितीय। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 1775 से लेकर के 1783 ईस्वी तक, यानी 1783 में अमेरिका स्वतंत्र हो गया, ठीक है। क्योंकि अमेरिका का भी इंग्लैंडों ने अपना उपनिवेश स्थापित कर रखा था। इंग्लैंड वालों ने अमेरिका को अपना उपनिवेश बना कर रखा था, यानी अपना गुलाम बना कर रखा था, ठीक है। तो वहां पर संघर्ष काफी समय तक चलता है और काफी मुशक्कत के बाद वहां पर 1783 ईस्वी में अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। और उस समय वहां का शासक कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम पर अमेरिका का राजधानी का नाम पड़ा है वाशिंगटन, ठीक है। चलिए ये भी हमने कंप्लीट करा दिया और थोड़ा इस पर नजर डाल लेते हैं, जो हमारा मेन मुख्य रूप से क्या है जो क्वेश्चन कर रहा है, यानी राष्ट्रपति की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में, हमने ये भी बता दिया। उस समय यहाँ का राजा कौन था? लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना किस देश की राजधानी थी? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बीबीए क्वेश्चन है। कह रहा है कि वियना किस देश की राजधानी है, ठीक है। ऑप्शन दिया हंगरी, तुर्की, प्रसा, ऑस्ट्रिया। अब ये जो थे वियना जो है ये आपका ऑस्ट्रिया, लिख दे रहे हैं, ऑस्ट्रिया की राजधानी थी। ऑस्ट्रिया हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की, ऑस्ट्रिया की राजधानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा देख लेते हैं। ए हो जाएगा, ठीक है। वियना वियना किसकी राजधानी थी? तो ऑस्ट्रिया की थी, ठीक है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्साय की संधि, वर्साय की संधि कब हुई थी? यानी वर्साय की संधि कब हुई थी? ऑप्शन दिया है 1914 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 1919 ईस्वी में क्या होता? वर्साय की संधि हुआ था। क्या होता? यहाँ लिख कर दे रहे हैं, वर्साय की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में। और ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत हुई थी। कब हुई थी? यहीं पर लिख देते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ था? वर्साय की संधि हुई थी। जो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था, यहाँ पे वो भी एक्सप्लेन कर देना है। 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध चला था। और इस युद्ध के बाद हमने बताया कि जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके बाद एक संधि होती है, यानी जो विजित राष्ट्र होता है, यानी जो जीता हुआ जो देश होता है, वो हारे हुए राज्य के साथ एक संधि करता है कि आपके वजह से युद्ध हुआ है, आप इसकी भरपाई करो, ठीक है। आप ही की वजह से ये सब युद्ध हुआ है और जितनी भी क्षति हुआ है इस क्षति की पूर्ति आप करोगे, ठीक है। तो ये जो वर्साय की संधि था ये 1919 ईस्वी में हुआ। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण, इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? मेजनी को, काबुल को यानी काउंट काबुल यानी काबुल को, गैरीबल्डी को, नेपोलियन को, ठीक है। हाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा गैरीबल्डी। क्या हो जाएगा? ये जो गैरीबल्डी था, ये जो गैरीबल्डी था, ये क्या था? इटली के एकीकरण का क्या था? तलवार था। इसी को क्या कहा जाता है? इटली की एकीकरण का तलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। और इसी ने, गैरीबल्डी ने ही लाल कुटी वालों का गठन किया था। किसका गठन किया था? ये जो गैरीबल्डी है वो भी एक्सप्लेन करते हैं। लाल कुर्ती वालों की गठन किया था, ठीक है। लाल सेना अलग होता है और लाल कुर्ती वालों अलग होता है, ठीक है। तो ये जो था गैरीबल्डी किसकी, किस सेना की स्थापना की थी? यानी कि लाल कुर्ती वालों, ठीक है। चलिए तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें यही बताइएगा कि हमने कहाँ पर मिस्टेक किया है, ताकि उस चीज को हम, उस त्रुटि को हम सुधार सके। ठीक है। हाँ, पिछले वीडियो में हमने हमसे ये हुआ मिस्टेक कि हमने ये बता दिया है कि भारत का जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। हिंदी एक्चुअल भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, वो एक राज्य भाषा मानी गई है हिंदी को, ताकि आगे काम काज चलाई जा सके। ठीक है। हिंदी की राष्ट्रभाषा जो है, ये जो है यहाँ वो भी एक्सप्लेन कर देना है। भारत की जो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है एक्चुअल में। ठीक है। राष्ट्रभाषा भाषा नहीं माना गया है। यहाँ पर 22 भाषाएं को क्या दिया गया है, प्रधानता दी गई है। ठीक है। और उसमें से एक जो हिंदी है, यानी ये जो हिंदी भाषा है एक प्रकार का राष्ट्रीय भाषा है। कौन सी भाषा है? राजकीय भाषा है। क्या है? राजकीय भाषा है। इस वजह से हिंदी हिंदी जो भाषा है, इसको आगे की काम काज चलाने के लिए, आगे की व्यवस्था को मतलब समझने के लिए इस चीज को क्या राजकीय भाषा माना गया है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। ठीक है। पिछले वीडियो में एक भाई साहब है, उन्होंने कमेंट करके बताया है कि ये जो भारत का ये जो हिंदी भाषा है, भारत का राष्ट्रभाषा नहीं है, एक राष्ट्रीय भाषा है। ठीक है। ये अच्छी बात है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर लेना। ठीक है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल।